नमस्कार, न्यूज़ रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक युवक की हत्या कर दी गई है। गोली मारकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हत्या किस वजह से की गई है साफ नहीं हो पाया है। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। रामपुर हरी थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। घटना से इलाके में सनसनी है। मृतक की पहचान धर्मपुर निवासी मिंटू शाह के रूप में हुई है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। तो अज्ञात बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ये तस्वीर देखिए, जहां इसकी लाश पड़ी हुई है और आसपास स्थानीय लोगों की मौजूदगी है। इलाके में सनसनी है, लेकिन गोली क्यों चलाई गई, किसने चलाई, पुलिस अब तक पता लगाने में जुटी हुई है। छोड़ के चल जाए, हम चल जाए तो फिर क्या कुछ होगा? नहीं, आपको तो हमें छोड़ के जाना, जगह मिलेगा तभी। और देखिए, आज एनडीए सांसद जो बिहार के हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि बिहार चुनाव और इस रिजल्ट के बाद, बम्पर जीत के बाद से ये पहली मुलाकात और बड़ी मुलाकात कह सकते हैं, जहां आज पीएम से बिहार के सांसद मिले हैं। बिहार एनडीए के सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। बिहार चुनाव में जीत के बाद बिहार के सांसद से पीएम ने मुलाकात की है। तो ये पहले ही शेड्यूल किया गया था कि इस जीत के बाद से बातचीत होगी। एनडीए सांसद जो बिहार के हैं और सभी ने बड़ी मेहनत की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको बधाई भी दी और इसके साथ साथ फीडबैक भी इस पूरे चुनाव को लेकर के, और बाकी आमतौर पर किस तरीके से बिहार को ऐसे आगे बढ़ाया जाए और संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भी बातचीत की गई। तो बिहार एनडीए के सांसदों ने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीर जहां एनडीए के सांसदों की मौजूदगी, और ये बिहार के सांसद हैं और इनकी मुलाकात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके सबसे मुलाकात उन्होंने की, बातचीत उन्होंने की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही खासियत कि जब भी कोई बड़ी जीत होती है, चुनाव में जीत या हार जो भी हो, लगातार वो अपने नेताओं के संपर्क में रहते हैं। संवाद उन्होंने किया है और बिहार के आगे के भविष्य के लिए भी चर्चा सांसदों से की है। और देखिए, इधर आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार जो देश है वो आगे बढ़ रहा है। और जब हम कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो उत्साह, ऊर्जा जो है वो हमारे अंदर भर जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ही कुशल नेतृत्व है, जिसके चलते देश भर में एनडीए की जीत हो रही है। इसी क्रम में बिहार में प्रचंड जीत जनता ने दी है। प्रधानमंत्री जी के प्रति बिहार की जनता का आशीर्वाद है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आशीर्वाद है। तो इस बात के लिए हम सब लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि एनडीए ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में जो कुछ भी संकल्प पत्र के माध्यम से कहा है, तमाम चीजें पूरी की जाएंगी। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुलाकात बेहद ही खास रही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत है वो बेहद ही अनोखे ढंग से किया गया। जिसकी तस्वीर सामने आई, जहां पर जो पाग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर सजा हुआ दिखाई दिया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पाग, चादर और मखान माला पहनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान हुआ। सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व बिहार और देश के लिए सौभाग्य है। उनके विजन और निर्णय क्षमता ने भारत को विश्व मंच पर नई पहचान दी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, नव भारत के विश्वकर्मा, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बिहार में हुई एनडीए की प्रचंड जीत पर हम सभी एनडीए सांसदों ने बिहार के समस्त जनता जनार्दन की ओर से स्वागत, अभिनंदन, वंदन, बधाई देने का काम किया। वहीं मिथिला के परंपरा से मिथिला पेंटिंग, चादर, पाग, मखान के माला से भी सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला।
बिहार की जनता ने पीएम मोदी जी के विकसित बिहार विकसित भारत के मॉडल पर जिस अटूट विश्वास के साथ भरोसा किया है, आने वाला समय में बिहार के समग्र विकास में इसका असर दिखने को मिलेगा। इधर एलजेपी आरवी सांसद शांभवी चौधरी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि हमारे चुनाव को मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति दी, उनको धन्यवाद। जीत का जश्न मनाते हुए पीएम ने हमें याद दिलाया कि बड़ी जीत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब बिहार के विकास के लिए जो बिहार की जनता ने हमें जो बड़ी जीत दी है, वैसे हम लोग को बिहार के विकास के लिए एक बड़ा काम भी करना है आने वाले समय में और ईमानदारी के साथ उसको करना है। देखिए, एनडीए की प्रायोरिटी हमको लगता है बहुत सेट है और इसीलिए एनडीए को एक ऐतिहासिक और अकल्पनीय जीत भी बिहार में मिली है। एनडीए की प्रायोरिटी विकास है, हर वर्ग का विकास हो, हर जिस भी वर्ग से लोग आते हों, वो हो महिला हो पुरुष हो, बिना भेदभाव किए हुए विकास को प्राथमिकता देते हुए विकास के लिए काम करना है, यही हमारा एजेंडा है। तो देखिए, शांभवी चौधरी ने कहा कि एनडीए की प्रायोरिटी है कि हम विकास को बड़ा एजेंडा मान करके लगातार हम आगे काम करते रहें और बिहार का विकास जो है वो तेज गति से हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयासरत भी है। इधर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दलों के सांसदों ने एकमत से प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। जिस तरह से एनडीए ने बिहार में सभी पार्टियों के साथ मिलकर जीत हासिल की, ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए रही। जी को एनडीए के तमाम सांसदों ने और तमाम घटक दलों ने एक साथ एकजुट होकर उनका धन्यवाद किया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से और एनडीए पांचों घटक एक साथ आने की वजह से जिस तरीके से प्रचंड जीत बिहार में एनडीए को मिली है, इसके सूत्रधार मेरे प्रधानमंत्री रहे हैं। तो आज तमाम सांसदों ने मुलाकात कर उनको विशेष तौर पर धन्यवाद बधाई दी। तो देखिए, जेडीयू के नेता लगातार निशांत को सक्रिय राजनीति में आने की बात कह रहे हैं और इसकी चर्चा चुनाव से पहले भी हमने देखी। हालांकि अब ये चर्चा और तेज हो चली है, हर एक के जुबान पर रही है कि सक्रिय राजनीति में निशांत कुमार आए, जिनके लिए पोस्टर भी कई जगहों पर लग चुके हैं। अब तो सीधे सीधे निशांत के हाथों में जेडीयू की कमान सौंपने को लेकर मांग उठने लगी है। युवा जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष की तरफ से पार्टी कार्यालय समेत पटना के अलग अलग इलाके में पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर के जरिए अब निशांत कुमार के हाथ में जेडीयू की कमान सौंपने की मांग की गई है। पोस्टर का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। जेडीयू में निशांत की एंट्री हो, इसको लेकर के लगातार आवाज उठाई जा रही है। जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता जो है लगातार आवाज उठा रहे हैं और अब देखिए यहाँ पे एक पोस्टर भी लगा दिया गया है कि नीतीश सेवक मांगे निशांत। बिहार के अद्वितीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को ऐतिहासिक 10वीं बार मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल होने पर चाचा जी को अनंत बधाई। अब पार्टी की कमान संभाले निशांत भाई। और ये जो पोस्टर है वो कृष्णा पटेल प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र जदयू बिहार प्रदेश की तरफ से लगाया गया है और इसमें लिखा गया है कि नीतीश सेवक हैं। और यहाँ देखिए ये पोस्टर जो है वो लगा है तो जेडीयू के कार्यालय के जस्ट नीचे में ये लगाया गया पोस्टर और इस पोस्टर के जरिए जो है वो निशांत के हाथों में अब जेडीयू की कमान देने की जो है वो आवाज़ लगाई गई है। और बताते चले कि ये पोस्टर जो है वो कई जगहों पे लगाया गया है। यहाँ देखिए जेडीयू कार्यालय के सामने की भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी ये पोस्टर जो है वो लगाई गई है और इस तरह से पटना में कई जगहों पे ये पोस्टर लगाई गई है और इस पोस्टर के जरिए निशांत कुमार के हाथों में अब कमान देने की बात जो है वो कही जा रही है कि अब पार्टी की कमान संभाले निशांत भाई। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जेडीयू के कार्यकर्ता नेता लगातार ये आवाज़ उठा रहे हैं कि निशांत को जो है अब राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और निशांत को जो है उत्तरदायित्व जो है वो नीतीश कुमार को सौंपना चाहिए, ये बातें कही जा रही है। हालांकि निशांत जो हैं वो स्पष्ट कर चुके हैं कि अभी वो राजनीति में पूरे तौर पे सक्रिय नहीं होना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने भी इस पर कुछ भी कहने से साफ इनकार किया था। हालांकि कार्यकर्ता नेता लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि निशांत जो है वो जेडीयू की कमान संभालें। नीतीश कुमार जो है परिवारवाद से अपने आप को अलग रखते हुए राजनीति करते आ रहे हैं, वैसे ही आगे भी उनकी राजनीति की धारा जो है वो बहती रहती है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। देखिए, राष्ट्रगीत वंदे
मातरम की 150वीं वर्षगांठ और इस मौके पर लोकसभा में आज से एक बड़ी बहस, बड़ी चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 12 बजे से इसकी शुरुआत हो जाएगी और करीब 10 घंटे तक लोकसभा में इस पर चर्चा की जाएगी। तो आज लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होनी है। बता दें कि राष्ट्रीय गीत के बारे में कई महत्वपूर्ण और अज्ञात तथ्यों के सामने आने की इस चर्चा के दौरान उम्मीद भी है। साथ ही चर्चा के दौरान हंगामे के भी आसार हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही कांग्रेस पर गीत के छंद हटाने का आरोप लगाया है। बहस के लिए 10 घंटे का समय दिया गया है। पीएम मोदी बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे वक्ता होंगे। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी समेत कई सांसदों के बहस में हिस्सा लेने की उम्मीद है। लोकसभा के बाद मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम पर मंगलवार को चर्चा होगी, जहां गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दूसरे वक्ता होंगे। तो देखिए, आज से ये बड़ी बहस, बड़ी शुरुआत हो रही है। बता दें कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जिसके 150 साल पूरे हुए हैं, और इस 150 साल में इस गीत के और क्या मायने हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर ये जरूर आरोप लगाया कि इसके कुछ जो छंद हैं उसको हटा दिया गया। तो बता दें कि वंदे मातरम, जिसको 150 साल पूरे हो गए हैं इस गीत के लिखे हुए, और भारत माता की वंदना इस गीत में दिखती है, और इस संसद में राष्ट्रीय गीत पर चर्चा होनी है। बता दें कि संस्कृत मिश्रित कुछ बांग्ला में इसे लिखा गया और 150वीं वर्षगांठ पर बड़ी तैयारी है। इसके साथ साथ 1882 में आनंद मठ किताब में इसे लिखने के बाद से प्रकाशित किया गया। तो वंदे मातरम यह केवल एक गीत नहीं, यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। एक ऐसी धड़कन जिसने दमन के सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद की लौ जलाए रखी। आज हम आपको ले चलेंगे उस अमन धुन की यात्रा पर, कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सबसे प्रखर पुकार बना, और कैसे एक साधारण से कमरे में लिखे गए एक शब्द पूरे देश की संकल्प की आवाज बना। राष्ट्रगीत वंदे मातरम भारत भूमि को माता मानकर किया गया वो प्रणाम जो धीरे धीरे बंगाल की गलियों से निकलकर संपूर्ण स्वाधीनता आंदोलन की नब्ज बन गया। हर जुलूस में, हर सभा में, हर क्रांतिकारी के होठों पर एक ही स्वर उभरता, वंदे मातरम। आज पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं वो कक्ष, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वो ऐतिहासिक कमरा जहां ये गीत किसी चमत्कार की तरह जन्मा था और फिर सीमाएं लांघकर पूरे विश्व में भारत की पहचान बन गया। ये वही जगह है जहां से वंदे मातरम की जन्म हुई है। ये जो जगह है, ये जो रूम है गवेषणा केंद्र के अंदर, ये आप देख सकते हैं एक स्टैचू है। इस रूम में बैठक खाना बोला जाता था। तो एक जर्नल निकलता था, बंगो दर्शन, जहाँ पर पहले वंदे मातरम उन्होंने वंदे मातरम का पहले वहाँ पे निकला था और उसके बाद में आनंद मठ में निकला था। देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो शॉल है वो यहाँ पे है, और बंकिम चंद्र साहित्य सम्राट थे वो, और उनके एक पगड़ी थे वो भी यहाँ पे है। महात्मा गांधी हो या नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह हो या सरदार पटेल, हर महान सेनानी की आत्मा में बस यही गीत बजता था। कई नौजवान तो केवल वंदे मातरम गाते गाते ही फांसी के तख्त तक पहुंच गए, लेकिन आवाज उनकी नहीं थमी और ना कभी थमेगी। न्यूज 18 इंडिया आज पहुंचा है बंकिम चंद्र के उस पावन स्थल पर जहां ये गीत पहली बार रचा गया और जहां अब एक स्मारक इतिहास की उस धड़कन को संजोए खड़ा है। वंदे मातरम गैलरी में घुस के सही में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वंदे मातरम से जुड़े हुए हर एक चीज़ है ये अरविंद घोष
घोष ने जो लिखा था वंदे मातरम को लेके, वो यहाँ पे है। सारे जो रिकॉर्ड्स रविंद्रनाथ टैगोर ने जो पहला वंदे मातरम गाना गाए थे उनका है। ये वही जगह है जहाँ पर वो पैदा हुए थे, और यही वो जगह है जहाँ पर सही में एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो पुराना घर का रेलिक भी है यहाँ पे। समय आगे बढ़ा, देश बदलता गया, लेकिन वंदे मातरम की ज्वाला आज भी उतनी ही उज्जवल है। खेल के मैदानों में, सेना की अनुशासित परेडों में, स्कूलों की प्रार्थना सभाओं में जब सामूहिक स्वर उठता है वंदे मातरम, तो हर भारतीय के भीतर राष्ट्र गौरव की एक प्रबल लहर दौड़ जाती है। और आज टीवी इतिहास में पहली बार न्यूज़ 18 इंडिया आपके सामने पेश कर रहा है वो दुर्लभ पुस्तक जिसमें वंदे मातरम पहली बार अंकित किया गया। कागज पुराना है, पर उसकी पंक्तियों की चमक आज भी अमर है। अभी हम वो चीज दिखाएंगे जो बिल्कुल एकदम एक्सक्लूसिव है, पूरे भारत में ये कभी नहीं देखा है। हम दिखाना चाहते हैं कि ये वो बंगोदर्शन है जर्नल का पहला प्रिंट, पहली बार जब वंदे मातरम प्रिंट होके आया था। ये वो पन्ना है, ये वो बंगोदर्शन का पन्ना है। हम जैसे पकड़ रहे हैं, हम बता सकते हैं कि वो जो भाव है वो मेरे में भी आ रहा है। ये गीत केवल शब्दों का समूह नहीं, ये भारत की एकता, संस्कृति, साहस और मातृभूमि भक्ति का सबसे पवित्र प्रतीक है। वंदे मातरम सुनते ही सीने में उठने वाला गर्व समय और परिस्थितियों से परे है। युग बदलते रहेंगे, पर ये स्वर, ये भावना हमेशा भारतीय हृदय में गूंजती रहेगी। ये फर्स्ट पर्सन जो म्यूजिक का संगीत को देख सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे दर्शकों के लिए। हम फिर से बता दें, ये वो वंदे मातरम की पहली प्रिंट जो पन्ने में पहली बार बंकिम चंद्र लिखने के बाद में जो प्रिंट होके आया था, ये वही पन्ना है। और इस पन्ने का बहुत ज़्यादा मूल्य है, और सही में इसका एक अलग इसका मायना है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये रचना उस दौर में की थी जब स्वतंत्रता की पहली आहटें जन्म ले रही थी और देश मन ही मन एक निर्णायक उठान की तैयारी कर रहा था। उनकी कलम से निकले शब्द देखते ही देखते पूरे राष्ट्र का घोष बन गए। एक साहित्यकार ने लिखा और पूरे भारत ने स्वर मिलाया, वंदे मातरम। ये जो जगह है ये बहुत ही हमारे सबके लिए, देशवासियों के लिए बहुत ही खास है। तो इसको ठीक तरीके से रखने के लिए, क्योंकि अभी भी कुछ है यहाँ पे जहाँ पर और भी अटेंशन चाहिए। तो ये जो डायरेक्टर हैं, इनका बस यही कहना है कि और भी थोड़ा अगर सहायता मिल जाए तो इसके लिए अच्छा है, क्योंकि उन्होंने देश को जगाया था। वंदे मातरम बोलने से एक शक्ति मिलता है, इस शक्ति को उन्होंने जगाया था, इसलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, यही इनका कहना है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर नालंदा से है, जहां राजगीर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि तलाशी अभियान जब ली गई तो कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। बता दें कि ईमेल के जरिए धमकी भेजी गई, जिसमें फैक्ट्री और ऑफिस कैंपस में 7 बम रखे जाने और विस्फोट की चेतावनी दी गई। यह धमकी भरा ईमेल तमिलनाडु से भेजा गया है, जिसे लेकर केंद्रीय और राज्य स्तर की सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। कैंपस में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मेल में पाकिस्तान की ISI, तमिलनाडु की DMK और चेन्नई के एक धार्मिक स्थल से जुड़े विवाद का उल्लेख किया गया है। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे दहशत फैलाने की साजिश और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश के तौर पर देख रही है। इधर नालंदा जिले के आयुध फैक्ट्री राजगीर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद से जो है सुरक्षा एजेंसी के साथ साथ स्थानीय पुलिस और साइबर टीम भी अलर्ट मोड पर है। बता दें कि यहाँ 6 दिसंबर को जो है सुरक्षा एजेंसी को यह सूचना मिली कि यहाँ पर बम उड़ाने की धमकी मिली है, और खास करके यह धमकी जो है ISI आतंकी और DMK तमिलनाडु के पार्टी के नाम पर जो है यहाँ पर धमकी दी गई है। तो कहा जाए तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं किस तरह से जो है आयुध फैक्ट्री गेट है, और यहाँ पर जो है यहाँ से जो बता रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से जो धमकी मिली है उसके बाद जो है सुरक्षा व्यवस्था जो पुख्ता किया गया था।
तो यहाँ पर जो लगातार जो है हालांकि यहाँ के डीएसपी का कहना है कि यहाँ जो पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि फिलहाल प्रथम दृष्टया ये मामले की जांच में कुछ भी नहीं मिला है और जो है ये पूरे मामला का जांच जो है साइबर टीम भी कर रही है कि आखिर मेल आईडी जो है तमिलनाडु से भेजा गया था, इसके पहले भी मेल आईडी जो तमिलनाडु से भेजा गया था, तो लगातार जो है फर्जी मेल आईडी भेजने का काम जो फेक जो है मैसेज भेजने का काम जो है लगातार जारी है। इसको लेकर जो है पुलिस जो है पूरे अलर्ट पर है। नालंदा से न्यूज़ 18 अभिषेक कुमार। खबर मुंगेर से है, जहां मिड डे मील व्यवस्था में बड़ा बदलाव और अनोखा बदलाव किया गया है। ये खबर हम आपको मुंगेर से बता रहे हैं, जहां पर अब गाड़ियों के जरिए जो मिड डे मील है वो सीधे स्कूलों तक पहुंच रहा है और वहां बच्चे खाना खा पा रहे हैं। ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां जमालपुर शहरी क्षेत्र में मध्याह्न भोजन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एनजीओ द्वारा संचालित सेंट्रल किचन से सभी सरकारी स्कूलों में एमडीएम की आपूर्ति हो रही है। नई व्यवस्था से शिक्षकों को मध्याह्न भोजन कार्य से पूरी तरह से मुक्ति मिल गई है, जबकि बच्चों को अब गुणवत्तापूर्ण और ताज़ा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं जमालपुर नगर क्षेत्र के 36 सरकारी स्कूलों में गुरुवार से सेंट्रल किचन मॉडल लागू कर दिया गया है। वाहनों के माध्यम से रोज के मेन्यू के अनुसार भोजन सीधे स्कूलों तक पहुंचाया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमको यह किचन मिला है। जमालपुर नगर पालिका क्षेत्र के 36 विद्यालयों में मेरे द्वारा भोजन पकाया भोजन दिया जाता है। किचन की साफ सफाई उनका ध्यान रखते हुए हम लोग किचन की साफ सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान है। बॉयलर या स्टीम से हम लोग खाना बनाते हैं। खबर रोहतास